Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट अपटेक बाय क्रॉप। ये न्यूट्रिएंट अपटेक बहुत इंपॉर्टेंट है और इन जनरल हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इन तीन न्यूट्रिएंट्स के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं इन्हीं तीन न्यूट्रिएंट्स के ही डालते हैं, क्योंकि इनका अपटेक बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका अपटेक हर क्रॉप में अलग अलग होगा, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग होगा, हर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में अलग अलग होगा। तो एक ही अगर हम वैरायटी उगाएं अलग अलग लोकेशन में तो उसका न्यूट्रिएंट अपटेक अलग अलग होगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है अलग अलग डिसाइड होती है क्लाइमेटिक फैक्टर से, वहाँ के मैनेजमेंट फैक्टर से, सॉइल फैक्टर से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम जो ये इन जनरल अपटेक मेज़र करते हैं ये किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए वैसे कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के लिए। तो इस जो अपटेक हम कैलकुलेट करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो किसी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है कि इसकी रेलिवेंस क्या है। तो देखिए, जब किसी क्रॉप कोई न्यूट्रिएंट अपटेक करती है अपने ऑप्टिमम कंडीशन में और उसका जेनेटिक फुल पोटेंशियल हो, तो कितना अपटेक न्यूट्रिएंट का कर सकती है। मान लीजिए 150 kg नाइट्रोजन कोई क्रॉप अपटेक कर सकती है, तो हमको जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ऐसी करनी पड़ेगी कि उसको 150 kg नाइट्रोजन अवेलेबल रहे ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके और जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है वहाँ तक वो यील्ड अचीव कर सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फर्टिलाइजेशन जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, ये जानने के लिए कि कितना अपटेक क्रॉप कर सकती है। दूसरा, जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो सारा अपटेक नहीं होता है, कुछ फिक्स हो जाता है, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ लीचिंग लॉस है, कुछ गैसियस लॉस है। तो इसमें ये जानने के लिए कि फर्टिलाइजर से क्रॉप कितना न्यूट्रिएंट ले रही है, इसके लिए हम इस कैलकुलेशन की जरूरत होती है, जिसका यूज़ हम न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी कैलकुलेट करने में करते हैं। तो न्यूट्रिएंट यूज़ इफिशियंसी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका जो वीडियो है मैं अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी उसकी सिग्निफिकेंस समझ में आएगी, रेलेवेंस समझ में आएगी, कितने टाइप्स की होती हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट अपटेक हमको जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि भाई हम कितना फर्टिलाइजर डालें और कितनी यूज़ इफिशियंसी होती है, ताकि हम वेस्टेज को, न्यूट्रिएंट का जो लॉस हो रहा है उसको चेक कर सकें। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिसर्च करते हैं इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर से एग्रोनॉमिक रिसर्च में। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसको आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी न्यूट्रिएंट का अपटेक निकालने के लिए हमको तीन चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक, कि उस न्यूट्रिएंट का जो भी हम न्यूट्रिएंट निकाल रहे हैं उसका परसेंटेज कितना है प्लांट में। अब प्लांट में भी हम दो पार्ट में निकालते हैं, ग्रेन में अलग निकालते हैं, और जो उसका फॉडर है या जो उसका स्टेम है या लीव्स है जिसको हम शूट कह सकते हैं, शूट में, दोनों में हम अलग अलग मेजर करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेंट दोनों में अलग अलग होता है। फिर हमने अब इसका न्यूट्रिएंट जो परसेंटेज निकाली जाती है इसको लैब में निकाले जाते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट निकालने के लिए, ये एक अलग एस्पेक्ट है। केवल इतना समझिए कि हमको न्यूट्रिएंट परसेंटेज प्लांट में पता होनी चाहिए। दूसरा, हमको ईल्ड पता होनी चाहिए कि कितनी ईल्ड ऑब्टेन्ड हुई है। अब ये ईल्ड भी ग्रेन और शूट की हमको अलग अलग पता होना चाहिए कि ईल्ड कितनी है। थर्ड जो फैक्टर है वो हमको ड्राई मैटर पता होना चाहिए। देखिए, ड्राई मैटर ईल्ड जो ईल्ड से अलग होती है। अब ड्राई मैटर ईल्ड जो हो, देखिए जो ईल्ड होती है, चाहे ग्रेन ईल्ड लें, अब ग्रेन ईल्ड में 15-16% मॉइस्चर रहता है। अगर हम शूट लेते हैं तो उसमें 20 या 25 इवन 30% तक मॉइस्चर हो सकता है। तो जो ये ईल्ड होती है जो हम फील्ड में लेते हैं उसमें मॉइस्चर होता है। लेकिन जब हम न्यूट्रिएंट परसेंटेज निकालते हैं वो हम ड्राई मैटर बेसिस पे निकालते हैं। लैब जब हम एनालिसिस करते हैं तो पहले हम प्लांट जो मटेरियल, चाहे ग्रेन है चाहे स्ट्रॉ है, जो भी है, उसको पहले हम ओवन ड्राई करते हैं, तब हम न्यूट्रिएंट परसेंटेज निकालते हैं। तो जो ये न्यूट्रिएंट परसेंटेज है ड्राई मैटर बेसिस पे है, इसलिए हम जब न्यूट्रिएंट अपटेक निकालेंगे वो ड्राई मैटर बेसिस पे निकालेंगे। ईल्ड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राई मैटर ईल्ड में। अब इसको ड्राई मैटर को कैसे हम मेजर करें, तो देखिए उसका एक तरीका यह है कि 100 ग्राम आप सैंपल ले लीजिए ग्रेन का और शूट का, और जो हमारी यील्ड आई उसमें 100 ग्राम हमने ले लिया और इसको हमने ओवन ड्राई के लिए रख दिया, ओवन में रख दिया अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको 2 या 3 दिन तक इसको हम रखते हैं ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए।
मान लीजिए इसका वेट जो है ओवन ड्राई के बाद 2-3 दिन बाद मान लीजिए इसका वेट आता है 88 ग्राम। तो जब इसमें 88 ग्राम वेट रह गया, इसका मतलब इसमें कितना परसेंट मॉइस्चर था? 12% मॉइस्चर था, 12 ग्राम मॉइस्चर को लॉस हुआ। तो इसमें जो ड्राई मैटर यील्ड बनी वो कितनी बनी? 88/100, दैट इज 0.88 इसका कन्वर्जन फैक्टर आ गया। तो मतलब यील्ड को हमें ड्राई मैटर यील्ड में बदलना है तो हमें ये कन्वर्जन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये काम करना जरूरी है, इसके बिना नहीं निकलेगा। इसी तरह से हम 100 ग्राम जो है शूट को भी रखते हैं, स्ट्रॉ को रखते हैं। 100 ग्राम हमने स्ट्रॉ रखा और इसको भी इसी तरह से ओवन में रखा, 2 से 3 दिन तक रखा, और मान लीजिए इसका वेट 80 ग्राम आता है, 20% इसमें इसका मतलब मॉइस्चर था। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर बनेगा वो बनेगा 80/100, दैट इज 0.8। तो जो आपका जो स्ट्रॉ यील्ड आई है उसको हमें 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो ग्रेन यील्ड आई है उसको 0.88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ड्राई मैटर यील्ड आएगी। इन जनरल क्या करते हैं स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि वो यील्ड को ही इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है प्रोसीजर गलत हो गया, ओवर एस्टिमेशन हो गया, क्योंकि न्यूट्रेंट परसेंटेज किस पर निकला है? ड्राई मैटर से निकला है, और जो यील्ड है इसमें मॉइस्चर है। तो ये हमें करना पड़ेगा, ड्राई मैटर यील्ड निकालनी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है? लैब एनालिसिस करनी है बहुत अच्छे ढंग से, फिर यील्ड हमको फील्ड में लेनी है, बहुत अच्छे ढंग से लेनी है, यील्ड में कोई एरर ना आए, फिर ड्राई मैटर यील्ड ओवन में हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद हम एक फार्मूला लगाते हैं जिससे हम अपटेक निकाल सकते हैं किसी भी न्यूट्रेंट का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, किसी का भी। तो जो न्यूट्रिएंट अपटेक होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक, और इसको हम अगर केजी पर हेक्टर में निकालना चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट की परसेंटेज, मान लीजिए न्यूट्रिएंट X% है तो X% वो वैल्यू रखी, डिवाइडेड बाई 100, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100, मल्टीप्लाइड बाई यील्ड, जो भी यील्ड है, मल्टीप्लाइड बाई ये करेक्शन फैक्टर या ड्राई मैटर यील्ड फैक्टर। तो ये हमको फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ग्रेन के लिए जो अलग आएगा और स्ट्रॉ के लिए अलग आएगा। तो ये फार्मूला बना। या अगर ड्राई मैटर यील्ड हमको पता है तो सीधे यहां हम ड्राई मैटर यील्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बन रहा है ये ड्राई मैटर यील्ड बन रहा है, ड्राई मैटर यील्ड बनेगी ये। अगर हमको ड्राई मैटर यील्ड का डेटा दिया है तो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किसी कंपटीशन में ड्राई मैटर यील्ड दे सकते हैं और न्यूट्रेंट परसेंटेज दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कितना अपटेक हुआ, या वैल्यू दे करके न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी पूछी जा सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको 4 स्टेप पता होने चाहिए, तभी हम न्यूट्रेंट अपटेक निकाल सकते हैं। तो याद रखिए कि न्यूट्रेंट अपटेक निकालने के लिए ड्राई मैटर यील्ड की जरूरत होती है और सीधे एक्चुअल ग्रेन यील्ड की जरूरत नहीं होती है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ड्राई मैटर यील्ड में। तो इसके देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कैसे निकालते हैं इसको। मैं किसी एक न्यूट्रेंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नाइट्रोजन का ले लेता हूँ, और उसी तरह से पी के किसी भी न्यूट्रेंट का हम निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से आपको इजी हो जाएगी, और ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी कंपटीशन में इस पर छोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। मान लेते हैं कि मेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेज क्रॉप में जो ग्रेन यील्ड है, मान लेते हैं ग्रेन यील्ड है 50 क्विंटल या 5000 kg पर हेक्टर, और जो स्टॉबर यील्ड है, या जिसे हम बचा, जो स्ट्रा बचा, या जो जिसको हम प्लांट बचा भुट्टे तोड़ने के बाद, ये जो स्टॉबर है ये यील्ड मान लीजिए ये है 10 क्विंटल, मीन्स 10,000 kg पर हेक्टर, इसको हम मान लेते हैं सर। और जो ग्रेन में जो नाइट्रोजन परसेंटेज है, नाइट्रोजन परसेंटेज इन ग्रेन मान लीजिए ये 0.5% है, और नाइट्रोजन परसेंटेज इन स्टोबर हम मान लेते हैं ये 1% है। नाइट्रोजन जो है ग्रेन में कम रहती है, स्टोबर में ज़्यादा रहती है। फास्फोरस भी ग्रेन में कम रहता है, स्टोबर में ग्रेन में कम रहता है, ग्रेन में ज़्यादा रहता है और स्टोबर में कम।
तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रेन में, ये गलत कर दिया मैंने, ग्रेन में ज़्यादा रहेगा, स्टोवर में कम रहेगा। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है वो ग्रेन में ज़्यादा रहते हैं, स्टोवर में कम, जबकि पोटेशियम जो है उल्टा है, पोटेशियम ग्रेन में कम रहता है और स्टोवर में ज़्यादा। तो यहाँ हम वैल्यू पलट देते हैं, इसकी बदल देते हैं, ग्रेन में NP ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। तो ग्रेन में ये है 1% और स्टोवर में है 0.5%। याद रखिएगा, पोटेशियम स्टोवर में ज़्यादा होता है, ग्रेन में कम होता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ड्राई मैटर यील्ड निकालना पड़ेगा। या तो ड्राई मैटर यील्ड का कन्वर्जन फैक्टर दिया होगा, या दिया होगा कि 100 ग्राम रखने के बाद इतना वेट आया। मान लीजिए करेक्शन फैक्टर जो है, करेक्शन फैक्टर ओवन ड्राई में 100 ग्राम रखने के बाद मान लीजिए इसका वेट 80 ग्राम आता है, 80 ग्राम आता है। तो इसका करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, 80/100। 100 ग्राम हमने रखा और 80 ग्राम निकला, तो ये हो गया करेक्शन फैक्टर 0.8। और इसका करेक्शन फैक्टर हम ये मान लेते हैं कि 100 ग्राम हमने स्टोवर रखा था और 70 ग्राम निकला, तो इसका करेक्शन फैक्टर हो गया 70/100, दैट इज 0.7। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ड्राई मैटर यील्ड निकालनी पड़ेगी। तो परसेंटेज पता चल गई और यील्ड पता थी, करेक्शन फैक्टर पता चल गया। अब हमें क्या करेंगे, ड्राई मैटर यील्ड निकालेंगे। तो जो ड्राई मैटर यील्ड होगी ग्रेन की, ड्राई मैटर यील्ड ग्रेन के लिए क्या हो जाएगा, जो यील्ड है उससे करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। यील्ड इनटू करेक्शन फैक्टर कितना हो गया, ये 5000 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 4000 kg पर हेक्टर। इसी तरह से ड्राई मैटर यील्ड जो बनेगी स्टोवर की, जो बनेगी वो भी कितना आ जाएगा, यील्ड इनटू करेक्शन फैक्टर 10,000 इंटू करेक्शन फैक्टर इसके लिए 7 था, तो ये हो गया 7000 kg पर हेक्टर। तो ये ड्राई मैटर यील्ड आ गई है ग्रेन की और स्टोवर की। अब हम निकालेंगे नाइट्रोजन अपटेक। जो नाइट्रोजन अपटेक निकलेगा उसके लिए फार्मूला है, ये kg पर हेक्टर में इसको हम निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हमें यील्ड भी kg पर हेक्टर में रखी है। तो नाइट्रोजन अपटेक क्या निकलेगा, नाइट्रोजन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू ड्राई मैटर यील्ड, ड्राई मैटर यील्ड। तो हम नाइट्रोजन अपटेक ग्रेन के लिए अगर निकालते हैं, नाइट्रोजन अपटेक बाई ग्रेन, तो ये हो जाएगा, ग्रेन में कितना है 1% है, 1/100। ड्राई मैटर यील्ड कितना है 4000, तो ये हो गया 40 kg पर हेक्टर। सीधे फार्मूले से लगा दिया हमने, जो फार्मूला बताया था। इसी तरह से नाइट्रोजन अपटेक बाई स्टोवर, ये हो जाएगा 0.5/100, और स्टोवर यील्ड कितनी है, ड्राई मैटर यील्ड 7000, ये आ जाएगा 35 kg पर हेक्टर। तो जो नाइट्रोजन अपटेक टोटल क्रॉप का होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो नाइट्रोजन अपटेक बाई क्रॉप, नाइट्रोजन अपटेक बाई क्रॉप क्या हो जाएगा, बाई ग्रेन, ग्रेन ने कितना अपटेक किया प्लस स्टोवर ने कितना अपटेक किया। तो ग्रेन का अपटेक है 40, स्टोवर का है 35, तो ये हो गया 75 kg पर हेक्टर। इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन का अपटेक हुआ है वो ग्रेन से 40 kg पर हेक्टर हुआ है और स्टोवर से 35 kg पर हेक्टर हुआ है, और पूरी क्रॉप से जो है 75 kg पर हेक्टर हुआ है। तो ये जो हम न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी निकालते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट अपटेक निकालते हैं, वो टोटल क्रॉप का होता है, ग्रेन या स्टोवर का नहीं होता, दोनों का सम होता है। तो जब हमको न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी निकालनी है तो ये वैल्यू हमको पता होनी जरूरी है। तो उसमें मैंने, आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने 4 इंडेक्स बताई हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी की, पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, एग्रोनॉमिक इफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी, क्रॉप रिकवरी इफिशिएंसी। तो फिजियोलॉजिकल इफिशिएंसी में और क्रॉप रिकवरी इफिशिएंसी में हमें इस अपटेक की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से एक और हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा हार्वेस्ट इंडेक्स
क्रॉप के लिए क्या होता है, यील्ड अपॉन ग्रेन यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। इसी तरह से न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है वो न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन डिवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट अपटेक बाय क्रॉप। तो ये NHI किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स है, आप हार्वेस्ट इंडेक्स याद कीजिए, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होती है, ग्रेन यील्ड डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड। बायोलॉजिकल यील्ड में दोनों होती हैं, ग्रेन प्लस स्टोवर यील्ड। चूंकि ये न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है तो यहाँ न्यूट्रिएंट अपटेक आ जाएगा। तो न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन डिवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट अपटेक बाय क्रॉप। तो इस केस में, इस वाले एग्जाम्पल में न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन कितना है, 40 है, एंड बाय क्रॉप कितना है, 75 है। ये जो है वैल्यू फ्रैक्शन में निकलेगी, और इसको अगर और सॉल्व कर दें तो 8/25, और अगर ये इसे और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 32/100, दैट इज 0.32 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतना अप्रॉक्सीमेट इतनी वैल्यू आएगी 8/25। इसको आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर से देखिए, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय ग्रेन 40 kg एंड न्यूट्रिएंट अपटेक बाय क्रॉप, ये स्टोवर नहीं है, यहाँ दोनों का सम है, ग्रेन प्लस स्टोवर। तो 20, ठीक है, 32/100 0.32। तो इसका मतलब जो NHI हुई, न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट इंडेक्स, वो 0.32 हुई। तो इसका ये मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो क्रॉप न्यूट्रिएंट अपटेक कर रही है उसका केवल 32% ग्रेन में है। तो इसका ये कंक्लूजन बनता है कि NHI क्या इंडिकेट करती है। NHI ये इंडिकेट करती है क्रॉप ने जितना न्यूट्रिएंट अपटेक किया उसमें ग्रेन ने कितना किया है। क्योंकि ग्रेन देखिए क्या है, फूड में यूज होगा, तो जो न्यूट्रिएंट जाएगा, चाहे एनिमल ले चाहे ह्यूमन ले, कोई भी ले, तो जो ग्रेन में न्यूट्रिएंट है वही उसकी बॉडी में पहुंचेगा। इसलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस है न्यूट्रिशन में। जबकि जो स्टोवर का है वो किस में मिला दिया जाता है, अगर लाइव स्टॉक में जाएगा तो पता चल जाएगा कितना गया, अगर सॉइल में मिलाया है तो पता चल जाएगा कितना न्यूट्रिएंट रिसाइकिल हो गया है। तो इसी तरह से देखिए, हम फास्फोरस का भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम का भी निकाल सकते हैं, किसी भी न्यूट्रिएंट का हम निकाल सकते हैं। हमको केवल उसका परसेंटेज पता होनी चाहिए, यील्ड पता होनी चाहिए, और ड्राई मैटर यील्ड पता होनी चाहिए। तो हम इस तरह से अपटेक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको नाइट्रोजन का बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, और तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। जब आप नोट कर लेते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से हम न्यूट्रिएंट अपटेक निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का, किसी भी न्यूट्रिएंट का, फास्फोरस का, पोटेशियम का। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।